हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू लीगल वर्ड्स। हम जो है सेक्शन 1 कंप्लीट कर चुके हैं ऑफ बीएनएस एंड आईपीसी के सेक्शन 1 से 5 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो सेक्शन 1 जो है बीएनएस का वो बात करता है 6 चीज़ों के बारे में। पहली चीज़ क्या है, इसका नाम क्या है, टाइटल की बात करता है। सेकंड जो है एनफोर्समेंट की बात करता है, और बाकी 2 से 6 यानी कि 2 to 6 जो बात करता है वो एनफोर्समेंट की एप्लीकेबिलिटी की बात करता है कि ये लोग कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा। तो हमने 3 टाइप की इसकी जुरिस्डिक्शन बना दी। एक है इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, दूसरी है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, और थर्ड वन जो है कि डिफेंस फोर्सेस पे ये एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। राइट, तो सेक्शन 1 का सब सेक्शन 3 जो बात करता है वो इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करता है। इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है कि जो इंडिया की टेरिटोरियल बाउंड्री है, उसके अलावा जो वाटर बाउंड्री है जिसे हम मैरीटाइम बाउंड्री भी बोलते हैं, और उसके अलावा जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, यहाँ तक अगर कोई भी ऑफेंस होता है तो वो बीएनएस के अंदर लाइबल होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था सेक्शन 1 के सब सेक्शन 3 में। अब सब सेक्शन 4 और सब सेक्शन 5 जो है वो बात करता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में। ठीक है, तो सेक्शन 4 जो है वो एक इनेबलिंग प्रोविजन है। वो कहता है अगर कोई भी ऑफेंस इंडिया के बाहर हुआ है, ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो भी उसे हम इंडिया में ट्राई कर सकते हैं। राइट, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हमने कल अच्छे से समझ ली थी। अगर नहीं आपको याद तो वो क्लास जो है दोबारा देखें। नेक्स्ट जो है सेक्शन 5 में हम 3 चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ये भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करता है। ये सिर्फ इनेबलिंग प्रोविजन है, ठीक है, और ये जो है ये बताता है कि कौन लाइबल होगा। तो ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा सिटीज़न जो इंडिया का सिटीज़न है और वो इंडिया के बाहर जाके कोई ऑफेंस करता है तो वो लाइबल होगा अंडर बीएनएस, प्रोवाइडेड कि बीएनएस में वो ऑफेंस मेंशन होना चाहिए। राइट, फॉर एग्जांपल अडल्ट्री इज़ नो मोर एन ऑफेंस इन इंडिया, राइट, बट इफ़ इन अदर कंट्री इट इज़ एन ऑफेंस, अडल्ट्री अगर ऑफेंस है तो वो इसमें लाइबिलिटी नहीं होगी उसकी। राइट, नेक्स्ट है हमारा एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी। ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा शिप या एयरक्राफ्ट जो इंडिया में रजिस्टर्ड हो, भले ही वो दुनिया की किसी भी टेरिटरी में हो, वो यही माना जाएगा कि आपने ऑफेंस किया है। ठीक है, और वो इंडिया में ही किया है और आप इंडियन लॉ से गवर्न हो गए, यानी कि बीएनएस से गवर्न हो गए। राइट, नेक्स्ट है हमारा एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। इंडिया में कोई भी कंप्यूटर रिसोर्स हो इंडिया की टेरिटरी में, उसको दुनिया के किसी भी कोने से कोई ऑपरेट कर रहा हो, वो लाइबल होगा अंडर बीएनएस। ठीक है, ये चीज़ें तो हमें समझ आ गई। अब एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, जो ये एम्बेसी होती है, फॉरेन एम्बेसी होती है ना, इंडिया में है, वैसे ही इंडिया की एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी जो है वो फॉरेन कंट्री में भी होगी। तो आप मुझे बताएंगे कि जो इंडियन एम्बेसी फॉरेन में है, ठीक है, तो वो ये माना जाता है कि वो इंडिया की टेरिटरी है। तो अगर उस एम्बेसी के प्रेमाइसिस में अगर कोई ऑफेंस करता है तो वो कौन से सेक्शन के अंडर आएगा? क्या वो सेक्शन 5 मतलब सब सेक्शन 5 में आएगा, सब सेक्शन 4 में आएगा और सब सेक्शन 3? आपके पास 3 ऑप्शन है। यू हैव टू टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। राइट, कि मतलब मुझे देखना है कि आपको समझ आ रही हैं चीज़ें या फिर बस मतलब चल ही रही है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने देख लिया था कल। एक सेकेंड, चलिए आज हम शुरू करेंगे सेक्शन 2। और सेक्शन 2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से रिलेट करनी है, विल डील एवरीथिंग इन इट। ठीक है, तो पहली जो डेफिनेशन है वो बात करती है एक्ट के बारे में। राइट, एक्ट का मतलब क्या होता है? एक्ट डिनोट्स एज वेल एज अ सीरीज ऑफ एक्ट एज अ सिंगल एक्ट। यानी कि ये हमने पहले भी डिस्कस किया है जब हम बात कर रहे थे एक्टा सीरीज की। ठीक है, तब भी हमने इसे डिस्कस किया था। हम देख लेते हैं। एक्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक सिंगल एक्ट हो गया, मतलब मैंने आपको मुक्का मार दिया, दैट इज़ सिंगल एक्ट। राइट, मैंने आपको इतने मुक्के मारे कि आपको ग्रीवियस हर्ट हो गया या आपकी जान चली गई। तो ये क्या है? वो सारे जो मुक्के मैंने आपको मारे हैं वो सारे मुक्के मिला के एक सिंगल एक्ट बन जाएगा विच इज़ कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। राइट, तो सेक्शन 2 का सब क्लोज 1 ये कह रहा है कि जब आपने एक बार मारा तो भी वो एक्ट होगा, और जब आप बहुत सारे मारोगे उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंस आएगा, उस कॉन्सिक्वेंस को किस डेफिनेशन में आप फॉल कराओगे वो अपने आप में एक अलग एक्ट बन जाएगा। ठीक है, इसे आप पढ़ेंगे सेक्शन 33 ऑफ आईपीसी। जहाँ भी मैंने ये सब लिखा हुआ है यानी कि ये आईपीसी के जो सेक्शंस हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। राइट, नेक्स्ट है हमारा एनिमल।
एनिमल मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन ए ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग से अदर कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है इस धरती पे वो सब एनिमल होंगे, राइट। एलियन है, कीटाणु हैं, जर्म्स हैं, अमीबा है, पेड़ पेड़ नहीं, एनिमल्स हैं जैसे कि पंछी हैं, सब जो हैं वो एनिमल की डेफिनेशन में आएंगे। तितली है, कीट पतंगे, कुछ भी है, राइट। फॉर द पर्पज़ ऑफ BNS ओनली, ठीक है। कभी तुमको चिड़िया तो भाई एनिमल नहीं है, वो तो बर्ड है, तो मैं सिर्फ BNS के पर्पज़ में आपको बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है चाइल्ड। चाइल्ड कौन होता है? चाइल्ड, अच्छा ये जो है डेफिनेशन इट वाज नॉट इन BNS, सॉरी IPC, ठीक है। IPC में चाइल्ड की डेफिनेशन नहीं थी, ये जो है नई ऐड हुई है, एग्जाम में पूछे जाने की आशंका है, बिल्कुल है, तो इसे पढ़ के याद करके रखें, राइट। नेक्स्ट है हमारा चाइल्ड। चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। 18 साल से नीचे का जो भी बच्चा होगा ही विल बी कंसीडर एज अ चाइल्ड। तो इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी है, उसकी आपको मेंटल एज नहीं देखनी, उसकी बायोलॉजिकल एज देखनी है, ठीक है। मेंटली भले ही वो 2 साल का बच्चा हो, ठीक है, यानी कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, उसे कुछ नहीं पता, लेकिन बायोलॉजिकल एज उसकी क्या है, वो 18 साल से ऊपर है, ठीक है, क्योंकि वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर जाएगा, लेकिन यहाँ पे एज के पर्सपेक्टिव में उसकी बायोलॉजिकल एज ही देखी जाएगी। सेकंड चीज़ आपको जो देखनी है वो क्या है, कब उसकी एज की बात कर रहे हैं। आज उसने मर्डर किया है तो आज के दिन उसकी एज क्या है, जिस दिन उसकी ट्रायल चल रही है, जिस दिन उसको सज़ा मिलेगी उस दिन की डेट नहीं देखनी। फॉर एग्जांपल निर्भया के केस में वो बच्चा तो था 16-17 साल का था, राइट। चलिए नहीं जा रहा है, तो जो बच्चा था वो 16-17 साल का था, राइट। और बाद में जब उसको सज़ा मिली तो वो 19-20 साल का जो भी था, तो उस टाइम पे सज़ा के टाइम पे हम ये नहीं देखेंगे कि उसकी एज क्या है, हम एज उसकी तब देखेंगे जिस दिन उसने ऑफेंस किया था, उस दिन उसकी डेट क्या थी, एज क्या थी, ठीक है। अगर उस दिन वो 17 साल 11 महीने का भी था तो वो 17 साल 11 ही महीने का था, वो 18 का नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा काउंटरफीट। अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट हु कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग। पहली चीज़ क्या है, रिजेंबलेंस होनी चाहिए। काउंटरफीट के एसेंशियल जो है आप लिखते जाएं। पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, रिजेंबलेंस होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या है, इंटेंशन होनी चाहिए। अब इंटेंशन क्या है, मेंस रिया को हमने पढ़ा था, मतलब गिल्टी इंटेंशन, ठीक है। बाय द मीन्स ऑफ दैट रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन। और थर्ड चीज़ क्या है, थर्ड इंग्रेडिएंट क्या है उसका, द पर्पस क्या है, टू प्रैक्टिस द डिसेप्शन। थर्ड नेक्स्ट है नोइंग इट, और मतलब कि ये एंड में नहीं आएगा, ये और में आएगा, या तो इंटेंशन प्लस डिसेप्शन, और रिजेंबलेंस तो होना ही चाहिए, ठीक है। या फिर इंटेंशन की जगह नॉलेज हो सकती है, इट टू बी लाइकली दैट द डिसेप्शन विल देयर बाय बी प्रैक्टिस, ठीक है। तो क्या होना चाहिए हमारे पास काउंटरफीट करने के लिए, पहले रिजेंबलेंस होनी चाहिए, दूसरा डिसेप्शन होना चाहिए, तीसरा या तो इंटेंशन होगी या नॉलेज होगी। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेनेशन, क्या बोल रहा है, इट इज़ नॉट असेंशियल टू काउंटरफीट दैट इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चीज़ आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल नाइकी के शूज़ आते हैं, ठीक है, तो उसको नाइक कर देते हैं, है ना, नाइस कर देते हैं सेम सिंबल के साथ, ताकि डिसेप्शन को वो प्रैक्टिस कर सकें, राइट। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा काउंटरफीट के ऊपर, तो आपको इंग्रेडिएंट्स चेक करने हैं। क्या रिजेंबलेंस वाला पॉइंट उसमें दे रखा है, क्या उसमें प्रैक्टिस ऑफ डिसेप्शन दे रखा है, या उसमें इंटेंशन और नॉलेज दे रखी है। अगर ये सब हैं तो आप काउंटरफीट पे निशान लगाएंगे, अदरवाइज ऑप्शन जो है वो गलत होंगे, राइट। नेक्स्ट है हमारा व्हेन अ पर्सन causes one thing to resemble another thing and the resemblance is such that a person might be deceived thereby it shall be presumed। presumption क्या होगी, until the contrary is proved that it shall be proved, पहली चीज़, ठीक है। और until the contrary is proved that the person so causing the one thing to resemble the another thing intended by the means of that resemblance to practice deception or knew it will be likely that the deception would thereby be practiced। यानी कि पहली चीज़ अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे प्रिजम्पशन हमने पढ़ा हुआ है, प्रिजम्पशन, ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा जब हम BSA की क्लास लगाएंगे तब उसे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं बता देती हूँ, प्रिजम्पशन जो होती है मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ, 3 टाइप की होती है। यहाँ पे क्या है, आप जो है या इसको ऐसे समझो कि ये रिबेटेबल होती है ना, ये भी रिबेटेबल होती है, पर इसमें प्रिजम्पशन जो है वो कोर्ट अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है। यहाँ पे कोर्ट की मर्जी नहीं चलेगी, यहाँ पे कोर्ट को प्रिज्यूम करना पड़ेगा
प्रूफ लाए जा सकते हैं इस प्रिजम्पशन को रिबट करने के लिए। यहाँ पे प्रिजम्पशन भी फेवर में होगी, यानी कि जो है वो सही है, और इसकी प्रिजम्पशन को रिबट भी आप नहीं कर सकते, राइट। इसको बहुत अच्छे से डिटेल में जो है हम बीएससी की क्लास में पढ़ेंगे, बिकॉज मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, राइट। नेक्स्ट है हमारा कोर्ट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लें। तो ये कह रहा है कि कोर्ट का मतलब क्या है। कोर्ट मीन्स अ जज हु इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली अलोन, या तो वो अकेला जुडिशली वर्क कर रहा है, या ए बॉडी ऑफ जजेस विच इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली एज अ बॉडी, ठीक है। व्हेन सच जज और द बॉडी ऑफ जजेस इज एक्टिंग जुडिशली। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका आता है, आप मुझे बताएंगे कि जो जूरी का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, तो क्या वो कोर्ट की डेफिनेशन में आएगा या नहीं आएगा। और यहाँ पे जैसे जो बॉडी ऑफ जजेस की हम बात कर रहे हैं, तो बेंचेस हम काउंट करते हैं ना कि 2 जजेस बेंच है, डिवीजन बेंच जैसे हम बोलते हैं, 5 जजेस बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जैसे हम बोलते हैं। तो इस तरीके से जो है बॉडी ऑफ जजेस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है हमारा डेथ। डेथ का मतलब क्या होता है। डेथ मीन्स द डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। बस इतना याद रखना है, एक मनुष्य की डेथ होनी चाहिए तो माना जाएगा कि डेथ हुई है, अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि अगर किसी कॉन्टेक्स्ट में, मतलब किसी भी टेक्स्ट में या किसी भी ऑफेंस में ह्यूमन बीइंग की बजाय ऐसा लिख दिया कि एनिमल की डेथ जो है उसे भी डेथ मानेंगे, तो वो मानना पड़ेगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर सेक्शन में वो लिख दिया है हमने, ठीक है। अब है एक अर्ना शांगबाग का केस था, आपको पता होगा। इसमें अर्ना शांगबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 2011। इसमें क्या हुआ था, अब जो इसमें ना कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी थी 2 चीज़ों को लेके, कि डेथ कब मानी जाएगी कि एक मनुष्य जो है मर चुका है, ठीक है। तो एक तो हम मानते हैं कि हार्ट बीट जब स्टॉप हो जाती है तो माना जाता है कि डेथ कोज हो गई, मर गया वो इंसान, ठीक है। दूसरा होता है कि अगर उसकी मेंटल एक्टिविटी भी ज़ीरो हो गई है तो भी उसे हम डेथ ही मानेंगे। मेंटली ही इज़ नॉट एबल टू एक्ट, वो भी डेथ की कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा, राइट। अब हमें इसे इतना डीप में पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, ठीक है, क्योंकि अर्ना शानबाग के केस में कोर्ट ने इस ऑब्जर्वेशन को दिया, क्योंकि अभी भी मेडिकल साइंस में इतनी पॉसिबिलिटी है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं, ठीक है, और इट इज़ अ डिसीजन ऑफ पैसिव यूथेनेसिया, है ना। चलो देख ही लेते हैं बेसिकली इस केस में क्या हुआ था। एक ये केस है अर्ना शानबाग का, हु वॉज अ नर्स, राइट। तो वो क्या हुआ है, एक परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली गई, ठीक है। वो हिल नहीं सकती थी, वो कुछ नहीं कर सकती थी। फॉर 37 ईयर्स, 37 साल तक वो इस स्टेट में रही। फिर एक PIL फाइल की गई कि भाई एक्टिव यूथेनेसिया दिया जाना चाहिए, या फिर लाइफ सपोर्ट को विड्रॉ कर लिया, जिसे हम पैसिव यूथेनेसिया बोल सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे क्वेश्चन था कि एट व्हाट पॉइंट कैन ए पर्सन बी लीगली सेड टू बी डेड। एक इंसान को हम मरा हुआ कब घोषित कर सकते हैं कि उसकी डेथ हो गई है। तो कोर्ट ने साफ साफ बोला था कि लॉ की नज़रों में, ठीक है, दिल का रुक जाना ही डेथ नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा कोर्ट ने बोला कि 2 मेडिकल और लीगल कॉन्सेप्ट्स अगर फुलफिल होते हैं तो ही डेथ मानी जाएगी। पहला क्या बोला था, कार्डियोपल्मोनरी डेथ। इसे अगर सिंपल लैंग्वेज में हम समझे, यानी कि आपका दिल बंद हो गया, रुक गया, हार्ट बीट रुक गई है। और सेकंड जो हमने माना था, मतलब कोर्ट ने माना था, वो था ब्रेन डेड, ठीक है, यानी कि ब्रेन सेल्स जो हैं उन्होंने भी परमानेंटली काम करना बंद कर दिया है। इवन इफ़ द मशीन्स कंटिन्यू हार्ट बीटिंग एंड रेस्पिरेशन आर्टिफिशियली। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि उस बंदे की कॉन्शियसनेस है वो परमानेंटली लॉस्ट हो चुकी है, ठीक है। वो बंदा दोबारा कभी सांस नहीं ले सकता, ना वो इंडिपेंडेंटली सोच सकता है किसी भी चीज़ के बारे में। सिर्फ वो मशीन के ऊपर जो है बंदे की बॉडी को हम फंक्शन करा सकते हैं। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि ब्रेन डेड जो है वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट के बराबर नहीं है। और कोर्ट की फाइनल ऑब्जर्वेशन क्या थी कि जो अरुणा शानबाग थी, शी वॉज नॉट ब्रेन डेड नहीं थी, इसलिए हम मानेंगे कि शी इज़ लीगली अलाइव, जिंदा है वो। तो इसलिए उनके केस में जो है एक्टिव यूथेनेशिया जो है वो अलाउड नहीं किया गया था, बट पैसिव यूथेनेशिया जो है अलाउड कर दिया गया था, यानी कि उनके सारे जो लाइफ सपोर्ट है उन्हें हटा दिया गया था, सिंपल। वैसे हम सोचते हैं कि डेथ की जो डेफिनेशन है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अरुणा शानबाग के केस के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बन गई है, तो इसे पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हमने डिसाइड किया था हम कुछ नहीं छोड़ेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिसऑनेस्टली की। डिसऑनेस्टली मीन्स डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग wrongful गेन टू वन पर्सन और wrongful लॉस टू अनदर पर्सन। तो इसका सिर्फ एक ही टेस्ट है,
वो क्या है, पेक्यूनरी गेन हो, एक इंसान को पेक्यूनरी गेन हो और दूसरे को पेक्यूनरी लॉस हो। पर क्या दोनों होना ज़रूरी है? नहीं, दोनों होना ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा पर एक को जो है पेक्यूनरी लॉस हुआ है, ठीक है, या दूसरे को फ़र्क नहीं पड़ा पर एक को पेक्यूनरी गेन हुआ है। दोनों ही सिचुएशन में इट विल बी कंसीडर एज अ डिसऑनेस्टली। तो चलो उसे थोड़ा ना डिटेल में पढ़ते हैं। लेट मी टेक अ न्यू स्लाइड। तो अगर हम डिसऑनेस्टली की बात करें, डिसऑनेस्टली, ठीक है, तो इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स है। पहली चीज़ है हमारी इंटेंशन क्या होगी, ठीक है। इंटेंशन मतलब इट शुड बी क्लियर, कॉन्शियस इंटेंशन होनी चाहिए। कॉन्शियस हम बोलते हैं ना, कॉन्शियस डिसीजन लिया है, कॉन्शियस इंटेंशन होनी चाहिए, नॉट मेयरली एक्सीडेंट, ठीक है, और नेग्लिजेंस, ठीक है। और सेकंड क्या है हमारा, रॉन्गफुल लॉस या रॉन्गफुल गेन। अब ये रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन क्या होते हैं, पहले गेन देखते हैं। गेन मतलब किसी को कुछ मिला है, ठीक है। तो आप कोई भी प्रॉपर्टी है वो गेन कर रहे हैं इल्लीगली। इल्लीगली का मतलब क्या है, यू आर नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू दैट प्रॉपर्टी, ठीक है। सिमिलरली अगर हम रॉन्गफुल लॉस की बात करें तो इसका क्या मतलब होता है कि यू हैव समथिंग, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है तो यू आर लीगली एंटाइटल्ड टू दैट प्रॉपर्टी, और कोई दूसरा उस प्रॉपर्टी को ले ले तो यू हैव रॉन्गफुली लॉस्ट दैट प्रॉपर्टी, ठीक है। और हमने बात कर ली थी कि या तो रॉन्गफुल गेन हो या रॉन्गफुल लॉस हो या दोनों हो, बोथ, तीनों ही सिचुएशन में इट विल बी कंसीडर एज डिसऑनेस्टली, राइट। अब इस पे केस लो है, वो देख लेते हैं, क्वीन वर्सेस प्रिंस। क्वीन, पेज चेंज करते हो, क्वीन वर्सेस प्रिंस। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइसेस, ठीक है। 1875 का ये केस है। इस केस में बोला गया था कि जो इंटेंशन है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, इट मस्ट एग्जिस्ट एट द मोमेंट व्हेन द एक्ट इज़ कमिटेड। जिस टाइम पे वो एक्ट हुआ उस टाइम पर जो है इंटेंशन डिसऑनेस्ट होनी चाहिए। बाद में ये जो इंटेंशन बनी है वो डिसऑनेस्ट हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। यानी कि सब्सिक्वेंट डिसऑनेस्ट इंटेंशन कैन नॉट मेक अ इनोसेंट एक्ट क्रिमिनल, राइट। अब एक क्वेश्चन और आता है कि क्या टेम्परेरी जो है रॉन्गफुल गेन वो भी डिसऑनेस्टली में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ। ये क्वेश्चन है, कैन टेम्परेरी रॉन्गफुल गेन बी डिसऑनेस्टली? हो सकता है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है। केस है ये, मैं लिख देती हूँ केस का नाम है प्यारेलाल भार्गव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 1973 का केस है। इस केस में बेसिकली क्या हुआ था, एक पब्लिक सर्वेंट था, उसने एक ऑफिशियल फाइल को कुछ टाइम के लिए अपने पास रख लिया था, पर्सनली कुछ चेक करने के लिए, ठीक है। उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी कि उस फाइल को वो परमानेंटली रखेगा। तो यही क्वेश्चन आया था कि टेम्परेरी रॉन्गफुल गेन को भी हम डिसऑनेस्टली में कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था बिल्कुल करेंगे। इवन द टेम्परेरी लॉस टू द गवर्नमेंट एंड द टेम्परेरी गेन टू एक्यूज्ड इज डिसऑनेस्टी, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, डिसऑनेस्टली वर्ड जो है इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे ना, थेफ्ट पढ़ेंगे, एक्सटोर्शन पढ़ेंगे, रॉबरी पढ़ेंगे, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, सीबीटी पढ़ेंगे, यानी कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे ऑफेंसेस में एक वर्ड यूज़ किया होगा, या तो फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली, राइट। तो फ्रॉडुलेंटली हम आगे पढ़ेंगे, अभी आपको सिर्फ डिसऑनेस्टली का मतलब समझना है। अगर आपको ये समझ नहीं आएगा तो आगे थेफ्ट, एक्सटोर्शन, रॉबरी, मिस अप्रोप्रिएशन, सीबीटी, ये सारे जो हैं आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें ना बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि थेफ्ट है, एक्सटोर्शन है, रॉबरी है। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न होती है एक्सटोर्शन में और रॉबरी में, क्योंकि डेकोर्टी में तो वही है, 5 बंदों वाला लगा के हम निकाल सकते हैं, ठीक है। थेफ्ट, एक्सटोर्शन, रॉबरी थोड़ा कंफ्यूज करने वाला होता है, बट इसे भी हम बहुत डिटेल में समझेंगे तो हमें समझ आ जाएगा, राइट। लेकिन अब एक क्वेश्चन और आता है, हमें ये तो पता चल गया कि डिसऑनेस्टली क्या होगा, पर डिसऑनेस्टी क्या नहीं होगी वो भी हमें समझना जरूरी है। तो लिखें आप कि व्हाट इज़ नॉट डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, ठीक है। तो डिसऑनेस्टी क्या नहीं है, मेयर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मेयर ब्रीच
ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे आपको था, कंफर्म था कि हाँ आई विल बी एबल टू डू द वर्क जो भी हमें मिला है, बट वो नहीं कर पाया फॉर सर्टेन रीजंस। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ही इज़ डिसऑनेस्ट अबाउट दैट, राइट। तो हमें जो टेस्ट लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा इंटेंशन का, राइट। मेंसरिया देखना पड़ेगा, वॉज देयर एन इंटेंशन एट द फर्स्ट प्लेस टू डिसीव दैट पर्सन या टू ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट। अगर इंटेंशन फ्रॉम द फर्स्ट डे ही थी तो ही डिसऑनेस्टी में आएगा, अदरवाइज इट विल बी नॉट कंसिडर एज अ डिसऑनेस्टी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेयर नेग्लिजेंस, कि गलती से हो गया, मिस्टेक होगी, एक्सीडेंट हो गया है ना, या फिर हम जजमेंट नहीं लगा पाए, मतलब समझ नहीं पाए कि एग्जैक्टली सामने वाला बंदा क्या कहना चाह रहा है, तो वो भी डिसऑनेस्टी नहीं होगा। आई गेस जो है डिसऑनेस्टली के बारे में मैंने बहुत बातें कर ली हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है एक काम करते हैं, चलो डॉक्यूमेंट्स तक कंप्लीट करते हैं, फिर डॉक्यूमेंट्स के आगे जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, राइट। तो नेक्स्ट है हमारा डॉक्यूमेंट जो है सेक्शन, अच्छा मैंने सेक्शन नहीं बताया, डिसऑनेस्टी जो है आईपीसी के सेक्शन 24 में है, सेम डेफिनेशन है, इसलिए मैंने इसमें मेंशन नहीं की है, ठीक है। मतलब आईपीसी का जो बेयर एक्ट है वो आपको शो नहीं किया है। सिमिलरली डॉक्यूमेंट्स जो है सेक्शन 29 में है। अब जो है डॉक्यूमेंट, इसकी डेफिनेशन में कुछ चेंजेस हैं। डॉक्यूमेंट क्या बोलता है, एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस। तो पहली चीज़ तो यही है, किसी भी सब्सटेंस, वो पत्थर हो सकता है ना, वो बुक हो सकती है, वो पेन हो सकता है, वो एयर हो सकती है, जैसे आजकल धुएं से लिख देते हैं लोग, है ना, तो कुछ भी हो सकता है। एनी सब्सटेंस व्हाटसोएवर बाय द मीन्स ऑफ लेटर, फिगर, मार्क्स और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, अगर ऐसा है। एंड इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड, ये इंपॉर्टेंट है कि ये इंक्लूड करता है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को। अब मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि डिफरेंस क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड में। बाकी मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी, बट पहले आप मुझे बताएंगे, ठीक है। इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड एज एन एविडेंस ऑफ दैट मैटर, और जिसे जो है यूज़ किया जा सकता है एज एन एविडेंस कोर्ट में। अच्छा, ये मैंने आपसे क्वेश्चन ही पूछा है, तो ये नेक्स्ट क्लास में ही कवर करेंगे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इट इज़ इमटेरियल बाय व्हाट मीन्स और अपॉन व्हाट सब्सटेंस द लेटर, फिगर और मार्क्स आर फॉर्म्ड एंड वेदर द एविडेंस इज इंटेंडेड फॉर और मे बी यूज्ड इन द कोर्ट और नॉट। अब यहाँ पे जो कैच है वो ये है, वेदर द एविडेंस, ये इमटेरियल है, इसका कोई मतलब नहीं है कि जो हमने जो डॉक्यूमेंट्स बनाया, मान लो वो किसी भी उस पर हो सकता है, पत्थर पे, ईंट पे, बुक में, पेपर पे, किसी भी चीज़ पे, है ना। तो उसका ये नहीं है कि उसका पर्पज़ क्या था, वो लिखा हुआ है, दैट इज़ सफिशेंट फॉर अस, राइट। क्योंकि ये बोल रहे हैं ना, इट इज़ इमटेरियल बाय व्हाट मीन्स और अपॉन दैट सब्सटेंस द लेटर, फिगर, मार्क्स आर फॉर्म्ड और वेदर द एविडेंस इज इंटेंडेड फॉर और मे बी, ये एग्जाम में लाइन पूछी जाती है बेसिकली, ठीक है, प्री में। इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच मे बी यूज्ड एज एन एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अ डॉक्यूमेंट। सिंपल है तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी की डेफिनेशन नेक्स्ट क्लास में जो है कंप्लीट कर लेंगे, और डेफिनेशन होने के बाद जो है अपना एग्जैक्ट, मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि हाँ अब बीएनएस शुरू होगा, अब जो चीज़ें हैं इंटरेस्टिंग होनी शुरू हो जाएंगी, राइट। तो ये थोड़े कॉन्सेप्ट है, यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दोज कॉन्सेप्ट, क्योंकि आगे जैसे मैंने अब आपको डिसऑनेस्टली बताया, ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली आपको थेफ्ट पढ़ाती और डिसऑनेस्टली ना पढ़ाती तो आपको समझ ही नहीं आएगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या है और क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया गया उसमें। इसलिए पहले ये पढ़ना ज़रूरी है, उसके बाद जो है हम सेक्शंस पे आएंगे और जल्दी कवर कर लेंगे। तब तक आप मुझे बताएं कि सेशन आपको कैसे लग रहे हैं, समझ आ रही है, चीज़ें नहीं आ रही हैं, और क्या मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि सबके पास ये वीडियोस पहुँचें, ठीक है। बाय बाय।